आज तो जी एक के बाद एक घोटाले की आरोप और दावे की जा रहे हैं। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के बाद तो और मोहन यादव पर सीधा आरोप और बवाल हुआ है, कांग्रेस ने तो और घेर लिया है। क्या कहेंगे? देखिए अंकुर, ये जो खबर है ये इंडियन एक्सप्रेस की खबर है और इंडियन हाँ। एक्सप्रेस ने आज सुबह इस खबर को जब लोगों ने अखबार में देखा तो सिर्फ ये फ्रंट पेज खबर नहीं है बल्कि अंदर भी इसमें काफी डिटेल है। अंदर क्या डिटेल है मैं आपको दिखा देता हूं ताकि लोगों को अंदाजा लगे कि ये कितनी बड़ी खबर है। ये अंदर की जो डिटेल आप देख रहे हैं, पूरा एक पेज इन्होंने इस पे दे रखा है। ये ऊपर वाली जो सबसे बड़ी खबर है, फिर उसके बाद इधर और परिवार का वर्जन भी दिया जा चुका है। हाँ। ये खबर क्या कहता है? खबर दरअसल ये कहती है कि जब से मोहन यादव जी 2021 में एजुकेशन मिनिस्टर बने या शिक्षा मंत्री बने, तब से अब तक उनके परिवार ने 253 एकड़ जमीन खरीदी। जब से एजुकेशन मिनिस्टर बने तब से 253 एकड़ जमीन उनके परिवार ने खरीदी। और परिवार में जो खरीदी है प्लॉट्स हुज हु, अगर ये ध्यान से देखेंगे तो लिखा हुआ कौन लोग हैं जिन्होंने जमीन खरीदी है। तो इसमें मोहन यादव जी 16 एकड़ जमीन के नाम है, सीमा यादव जो उनकी पत्नी है, वैभव यादव, शालिनी यादव, नारायण यादव जो इनके बड़े भाई हैं, रेखा यादव जो नारायण यादव की पत्नी हैं, नंदलाल यादव मोहन यादव के दूसरे भाई हैं, कलावती यादव ये मोहन यादव की बहन है, और अभय यादव। इसके अलावा गोविंद यादव जो इनके चचेरे भाई हैं, और नीलेश यादव। यानी एक लंबी फहरिस्त है मोहन यादव परिवार के लोगों की ने जमीन खरीदी है। और इसमें दो बड़े गंभीर आरोप हैं। एक आरोप क्या है? एक आरोप यह लगा है कि दरअसल उज्जैन में जो उज्जैन को डेवलप सिंहस्थ की वजह से जो उज्जैन को डेवलप करने का जो मास्टर प्लान बन रहा था, उसमें जो सड़कें थी, मतलब जहां से सड़कें निकलेंगी, जहां एक तरीके से बहुत जबरदस्त तरीके से विकास होगा, तो अगर लोगों को पहले से पता होगा कि ये सड़क या हाईवे निकलने वाली है, तो पहले ये जानकारी अगर सरकार के पास होती है तो ये जानकारी अगर किसी अपने को दे दी जाए और वो जाके उस जमीन को औने पौने दाव में खरीद ले, क्योंकि बाकी लोगों को पता नहीं है। जब आपने वो जमीन खरीद ली, उसके बाद वो मास्टर प्लान आया और पता चला कि सड़क के इर्द गिर्द जबरदस्त तरीके से डेवलपमेंट होगा, तो उस जमीन के दाम अचानक आसमान छूने लगते हैं। इसी तरीके से कुछ इलाकों में जहां जमीन खरीदी गई वहां भी डेवलपमेंट होना था, वो उसका जो लैंड यूज है वो बदल दिया गया। अब अगर मान लीजिए कोई रेजिडेंशियल इलाका है, अगर उसको कमर्शियल में चेंज कर दिया जाए तो उस जमीन के दाम भी बहुत बड़े पैमाने पर बढ़ जाते हैं। तो ये जानकारी, ये जो पूरी कार्रवाई है या जो हरकत है, जो भी कह लीजिए इसको, ये वही व्यक्ति कर सकता है जिसको पूरे के पूरे मास्टर प्लान की जानकारी हो, यानी कि इस इलाकों में डेवलपमेंट होने वाला है। जैसा कि आप जानते हैं कि कोई जमीन ऐसे ही फालतू की पड़ी हुई है तो जाहिर सी बात उसको कोई नहीं खरीदेगा, या खरीदेगा भी तो बहुत कम दाम में खरीदेगा। लेकिन अगर ये पता चल जाए कि इस बंजर जमीन के इर्द गिर्द एक बड़ा शहर बसने वाला है, या कोई हाईवे निकलने वाला है, या कोई मार्केट बनने वाला है, यहाँ पे अचानक लोग रहने आने लगेंगे, तो वो जमीन अचानक सोने की हो जाती है। तो पूरा जो मोडस ऑपरेंडी इंडियन एक्सप्रेस ने अपनी रिपोर्ट में बताया है, वो दरअसल इसी की तरफ इशारा करता है कि इसमें न केवल मोहन यादव 2023 के बाद मुख्यमंत्री बने, उसके बाद भी बड़े पैमाने पर जमीन की खरीद फरोख्त हुई है। तो मुख्यमंत्री बनने के पहले जब वो एजुकेशन मिनिस्टर थे, और उसके बाद अब जब वो मुख्यमंत्री हैं, तो दोनों समय में उनके परिवार वालों ने बढ़ चढ़कर जमीनें खरीदी। इसलिए उनके ऊपर ये गंभीर आरोप लग रहे हैं कि इसके पीछे कोई बड़ा घोटाला हो सकता है। हालांकि परिवार वालों का ये कहना है कि हम लोग तो, या हमारा परिवार पहले से रियल एस्टेट के धंधे में है, इसलिए जमीन खरीदना, जमीन बेचना, प्लॉट खरीदना, प्लॉट बेचना हमारे लिए कोई नई बात नहीं है। तो आप इसको खामखा हमारे मोहनलाल जी के मुख्यमंत्री बनने से या शिक्षा मंत्री बनने से जोड़ रहे हैं, जो गलत, जो ठीक नहीं है, जैसा कि उनके परिवार और उनके बेटे का ये आरोप है। साथ ही साथ जो कुछ ऑफिशियल्स हैं उनको भी कहना है कि उनके एक्सटेंडेड परिवार ने अगर जमीन खरीदी है तो उसको मोहनलाल यादव जी से जोड़ना ठीक बात नहीं है। जब इस पे आधिकारिक तौर पर मोहन यादव जी और साथ ही साथ उनके और लोगों से जब संपर्क करने की कोशिश की गई तो इस पे जवाब नहीं मिला। जो जवाब आया है
वो उन लोगों का जवाब आया जो दरअसल अधिकारी हैं लेकिन जिन्होंने अपना नाम देने से मना कर दिया है, और जो उनका बेटा है दरअसल जिसका नाम है अनंत यादव, उसका जवाब आया है और उसने साफ तौर पे ये कहा है कि दरअसल इसको आप बड़े घोटाला क्यों कह रहे हैं, क्योंकि मेरे पिताजी जो हैं, बल्कि चचेरा भाई जिनका नाम है, माई फादर इज नॉट द सोल ओनर, ही हैज 6-7 प्राइवेट बिजनेस पार्टनर्स। तो एक तरीके से जस्टिफाई करने की कोशिश की। सवाल इतना नहीं, सवाल इस बात को लेकर यह है कि ये पिछले 15 दिनों के अंदर दूसरा बड़ा घोटाला है जो भारतीय जनता पार्टी से आकर जुड़ता है और घोटाले के जबरदस्त आरोप लग रहे हैं। इसके पहले हमारे दर्शक अच्छे तरीके जानते हैं किस तरीके से राम जन्मभूमि के मसले पर करोड़ों रुपए के चढ़ावे में चोरी के गंभीर आरोप लगे और उसमें उसकी जांच पड़ताल के लिए एसआईटी बनी हुई है। हालांकि उसमें अभी तक एफआईआर दर्ज नहीं की गई है, क्योंकि जैसे ही आप एफआईआर दर्ज करते हैं मामला आधिकारिक हो जाता है, क्रिमिनल केस बन जाता है, और क्रिमिनल केस होने के बाद फिर उसमें गिरफ्तारियां होती हैं, लोगों को कस्टडी में लिया जाता है, उनसे पूछताछ की जाती है। पूछताछ करने के बाद जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर होता है वो उसमें चार्जशीट दाखिल करता है, फिर वो अदालत के अंदर उसमें चार्जेस फ्रेम होते हैं और फिर बाकायदा मुकदमा दर्ज होता है। तो जब तक एफआईआर दर्ज नहीं होगी तब तक ये अदालत में नहीं जाएगा, ना इस पर किसी तरीके का कोई क्रिमिनल ऑफेंस माना जाएगा। सीधे एसआईटी गठित कर दी गई है। अब एसआईटी गठित करने का मतलब होता है अक्सर कि क्योंकि उसमें वही अफसर होते हैं जो दरअसल सरकार के अधीनस्थ होते हैं और उनसे जैसी चाहिए आप वैसी रिपोर्ट लिखवा लीजिए, इस तरीके की बातें अक्सर एसआईटी के मामले में होती हैं। तो दो घोटाले बैक टू बैक इस वक्त गंभीर आरोप इस वक्त बीजेपी जो है उससे जूझती हुई दिखाई पड़ रही है। एक राम मंदिर में चढ़ावे की चोरी के गंभीर आरोप, और दूसरा मध्य प्रदेश के अंदर सीधे मुख्यमंत्री और उनका परिवार जो है इस वक्त निशाने पर है। तो ये दोनों घोटालों के जो गंभीर आरोप लग रहे हैं ये दरअसल बहुत गंभीर सवाल है, और मुझे लगता है कि इससे कम से कम भारतीय जनता पार्टी की जो केंद्र की सरकार है और जो राज्य की सरकार है उसकी ये पोल खुलती हुई दिखाई पड़ रही। जहां प्रधानमंत्री जी एक जमाने में कहते थे न खाता हूं ना खाने देता हूं, तो अगर ना खाता हूं ना खाने देता हूं, तो ये जो मामला अब आया है तो इस मामले के ऊपर अब सरकार की प्रतिक्रिया क्या होगी? क्या भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार इस पूरे मामले की जांच पड़ताल करेगी? जांच पड़ताल करने के बाद क्या मोहन यादव के परिवार से पूछताछ होगी? क्या खुद मोहन यादव जी से पूछताछ होगी? क्या उनकी पत्नी से पूछताछ होगी? क्योंकि जब तक आप पूछताछ नहीं करेंगे, इन्वेस्टिगेशन नहीं करेंगे, तब तक कैसे पता चलेगा कि जो आरोप लगे हैं वो आरोप सच है या आरोप झूठे हैं? लेकिन आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी की सरकार आने के बाद से अब आरोप कितने भी गंभीर लग जाए उनकी जांच पड़ताल नहीं होती। अगर वो भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ कोई आदमी हो तो उसकी जांच पड़ताल नहीं होती। आपने पश्चिम बंगाल के अंदर देखा, शुवेंदु अधिकारी के ऊपर तो बड़े गंभीर आरोप थे, कैमरे पर पैसे लेने के आरोप थे और जिसमें उनके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज था। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब शुवेंदु अधिकारी भारतीय जनता पार्टी में नहीं आए थे तब एक तरीके से उनका नाम लेके उनके इस आरोप की चर्चा की थी, लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी में आ गए और उसके बाद किसी को नहीं मालूम उस मामले में क्या हुआ और अंत में शुवेंदु अधिकारी बंगाल के मुख्यमंत्री बन गए। इसी तरीके से हिमंता बिश्वा शर्मा के ऊपर भी बहुत जबरदस्त गंभीर घोटाले के आरोप लगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में आने के बाद उनके खिलाफ भी किसी तरीके की कोई जांच पड़ताल नहीं हुई और वो आज दूसरे टर्म के असम के मुख्यमंत्री हैं और इस वक्त कह सकते हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बड़े ब्राइटेस्ट पॉलिटिकल स्टार माने जा रहे हैं। उनको ये कहा जा रहा है कि जिस तरीके से असम में लगातार तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी जीती है और दूसरी बार हिमंता बिश्वा शर्मा मुख्यमंत्री बने हैं, इसमें उनका बहुत बड़ा योगदान है। तो हिमंता बिश्वा शर्मा हो या फिर शुवेंदु अधिकारी हैं या फिर अब मोहन यादव जी जिनके ऊपर गंभीर आरोप लगे हैं या राम मंदिर का सवाल है, ये सब के सब अगर इनकी निष्पक्ष तौर से जांच हो जाए तो भारतीय जनता पार्टी बड़े संकट में फंस सकती है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इन जांच ये जो खबर सामने आई है इसकी किसी तरीके की कोई जांच होगी। अगर होगी भी तो लिपापोती करके निपट लिया जाएगा। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.